आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है आपका क्रॉप, यानी कि जब एक ही तरीके की फसलें एक जगह पर ज़्यादा मात्रा में बोई जाती है, यानी कि एक ही तरीके के प्लांट है, जब एक ही जगह पे आप ज़्यादा मात्रा में बोएंगे तो उसको हम क्या कह रहे हैं, फसल कह रहे हैं। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale are called crop, यानी कि जब एक ही तरीके के पौधे एक जगह पर कल्टिवेटेड यानी कि बोना एट वन प्लेस यानी कि एक जगह पर ज़्यादा मात्रा में बड़ी मात्रा में बोए जाएंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, क्रॉप यानी कि फसल। अब वो क्रॉप किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपकी गन्ने की हो सकती है या फिर गेहूँ की हो सकती है। इनके सीजन्स के अकॉर्डिंग इनको क्या करा गया है, 2 पार्ट्स में बांटा गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी कि 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार की फसलें आपकी पाई जाती हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप, द क्रॉप्स दैट आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, यानी कि ऐसी फसलें जो आपकी रेनी सीज़न में यानी कि बरसात के मौसम में बोई जाती है। बेसिकली इसका टाइम आपका जुलाई टू सितंबर होता है, उनको आप क्या कहते हैं, खरीफ की फसलें कहते हैं। रबी क्रॉप, द क्रॉप्स डेट आर शोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, यानी कि ऐसी फसलें जो आपकी विंटर सीजन यानी कि सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं उन्हें आप रबी की फसलें कहते हैं, यानी कि इनका टाइम आपका होता है अक्टूबर टू दिसंबर या फिर जनवरी। एग्जाम्पल हैं आपके खरीफ क्रॉप के पैडी यानी कि धान, मेज यानी कि मक्का, सोयाबीन और ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली की फसलें हैं आपकी खरीफ क्रॉप मानी जाती है, जो आपके बरसात के मौसम में बोई जाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आपके गेहूं है, बीट यानी गेहूं, ग्राम यानी ग्राम चना, पी यानी कि आपकी मटर हो गई, मस्टर्ड यानी सरसों हो गई, लिंसीड यानी कि अलसी हो गई। ये आपकी फसलें हैं, ये आपकी कौन सी है, रबी की फसलें हैं जो आपकी सर्दियों के मौसम में बोई जाती है। अगर हम गेहूँ हैं उसको क्या होता है, अगर हम क्या करेंगे, बरसात के मौसम में बो देंगे तो हमारी फसल क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन भी आता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस यानी कि कृषि पद्धतियाँ, यानी कि अब हम कृषि को करने के लिए, यानी कि अगर हम फसल बो रहे हैं तो उसे क्या करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। द वेरियस टास्क विच आर परफॉर्म बाय फार्मर बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि जो भी आपकी प्रक्रियाएं करी जाती है एक किसान के द्वारा फसल को बोने से पहले, उनको आप क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ या फिर कृषि के तरीके। पहला तरीका है आपका प्रिपरेशन ऑफ सोयल, यानी कि मिट्टी को हम देखेंगे वहाँ की मिट्टी कैसी है, अच्छी मिट्टी है, गुड क्वालिटी की है। सोविंग यानी कि उसके बाद बीज डालना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि उसमें खाद और उर्वरकों का प्रयोग। इरिगेशन यानी कि पौधों को पानी देना या फसलों को पानी देना। प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, यानी कि उनकी कीट पतंगों से उनकी रक्षा करना। हार्वेस्टिंग यानी कि फसल को काटना, और स्टोरेज यानी कि फसल को रखना। पहला आपका प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना, जिसके लिए आप प्रोसेस होता है टीलिंग या प्लफिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, लूजनिंग यानी कि मिट्टी को ढीला करते हैं, टर्निंग यानी कि मिट्टी को पलट देना, यानी कि हम क्या करते हैं, मिट्टी को पहले ढीला करेंगे और उसके बाद मिट्टी को पलट देंगे। इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं, अलाउ रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, यानी कि फसलों को या आपकी जो रूट्स हैं यानी कि जड़ों को क्या करने के लिए अंदर तक मिट्टी के जाने में हेल्प करता है। अलाउज़ द रूट टू ब्रीथ ईजिली, और क्या करता है, आपकी जो भी आपकी जड़ें हैं उनको सांस लेने में मदद करेगा। हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स, यानी कि ये क्या करेगा, वहाँ पर जो भी आपके कीड़े बन रहे हैं, अर्थवर्म्स यानी कि केचुए वगैरह है या फिर माइक्रोब्स छोटे छोटे जीव हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, यानी कि जो भी आपकी पोषक तत्वों से भरी हुई मिट्टी है उसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ ला देगा। क्रम्स यानी कि द बिग क्लम्स ऑफ सॉइल इन प्लव फील्ड, यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा मिट्टी के ढेर लग जाते हैं, यानी कि एक जगह पर मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर जमा हो जाते हैं, आप उनको ही क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यानी कि कृषि, अब जब हम कृषि कर रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ हमें टूल्स, यानी कि हम कुछ ना कुछ औजारों का प्रयोग करेंगे। पहला औजार है आपका प्लफ,
दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड ड्रोन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ऐसा आपने गांव में देखा होगा, जो आपके बैलों के ऊपर ये यानी कि गर्दन पे रखा जाता है उनकी। एक इस पे बीम होती है नीचे की तरफ, प्लव शाफ्ट यानी कि वो जो लकड़ी का होता है आप उसको प्लव शाफ्ट कहते हैं। और जो ऊपर ये कुल्हाड़ी टाइप का होता है आप इसको क्या कहते हैं, प्लव शेयर करते हैं, प्लव शेयर कहते हैं। ये बेसिकली आपका लकड़ी का बना होता है प्लव शाफ्ट, और ये आपका लोहे का बना होता है, जो कि एक या तो बैलों के जोड़े के द्वारा या फिर और कोई दूसरे आपके जानवर है जैसे कि कैमल हो गया या फिर और आपकी काऊ वगैरह होगी, उनके द्वारा खींचा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है होई। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग वेट्स एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। ये या तो खरपतवार को उखाड़ने के लिए, यानी कि जो जब आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खुद ही उग जाते हैं बिना किसी उगाए, यानी कि उनको क्या कहते हैं, वेट्स। एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को ढीला करने में भी काम आता है। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर का सिंपल सा मतलब है आपका ट्रैक्टर का जब हम यूज़ करेंगे खेती के अंदर। प्लफिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ ये आपका डायग्राम है, इसमें आपका हैंडल होता है, यहाँ पे ग्रिप पकड़ने के लिए बेंड प्लेट यानी कि झुकी हुई एक प्लेट है, यहाँ पर आपकी रोड दी गई है और यहाँ पर आपकी बीम है। इसकी मदद से आप क्या करते हैं, उनको यानी कि जो आपकी मिट्टी है उसको समतल बनाने में हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है सोविंग, यानी कि अब क्या करा हमने, मिट्टी देख ली, अब हमें क्या करने हैं, उसमें बीज डालने हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द फील्ड, यानी कि अब ये क्या कहना चाहता है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम मिट्टी के अंदर क्या रखते हैं, अपने बीजों को रखते हैं या डालते हैं। द सीड्स विच आर हेल्थी, क्लीन एंड गुड क्वालिटी आर सेलेक्टेड टू गेट बेटर गिल्ड, यानी कि जो भी हमारे ऐसे बीज है जो हमारे पोषक तत्वों से भरे हुए हैं, साफ़ है और उच्च क्वालिटी के किस्म के हमें क्या करेगा, पैदावार देगा, उन सीड्स को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। बेटर गिल्ड यानी कि ज़्यादा पैदावार देगा। डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि जो आपके डैमेज सीड्स होते हैं, जो यानी कि आपके ख़राब सीड्स है, वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, और जो अच्छे सीड्स होते हैं वो नीचे की तरफ रह जाते हैं। ट्रेडिशनल टूल यानी कि पारंपरिक तरीके या पारंपरिक औजार यूज़ जो कर रहे हैं हम। शेप लाइक फनल, यानी कि जैसे आपका फनल की शेप होता है, जैसा आपने ये देखा होगा फनल, यानी कि जो आप जिससे तेल वगैरह डालते हैं। हैविंग शार्प एंड, यानी कि जिसके कोने आपके नुकीले होते हैं। दीज एंड पीर्स इनटू सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, यानी कि ये जो आपके एंड्स हैं, जो शार्प एंड्स हैं, वो मिट्टी के अंदर जाते हैं और उनको यानी कि बीजों को उनके अंदर रख देते हैं। सीड ड्रिल, यानी कि सीड ड्रिल का यूज़ करेंगे जिसमें हम ट्रैक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। दिस यूजेस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, दिस शो सीड्स एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, यानी कि इस वाली मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रैक्टर्स का प्रयोग करेंगे क्या करने के लिए, बीजों को डालने के लिए, और ये हमारे बीजों को इक्वल डिस्टेंस पे यानी कि उचित दूरी पे और डेप्थ यानी कि गहराई में डाल देगा या फिर बो देगा। थर्ड प्रोसेस आ जाता है आपका मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का प्रयोग, यानी कि उर्वरकों और खाद का प्रयोग करेंगे। मैन्योर यानी कि जो नेचुरल तरीके से मिलता है, फर्टिलाइज़र यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस होता है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि ऐसे पदार्थ जो हम मिट्टी के अंदर डालते हैं पोषक तत्वों के फॉर्म में, क्या करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को करने के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को उगाने के लिए, आप उनको क्या कहते हैं, खाद या फिर उर्वरक। इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर। फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक, मैन्योर यानी खाद। इट इज़ एन इनऑर्गेनिक साल्ट, यानी कि ये आपका क्या है, इनऑर्गेनिक तत्वों से मिलके बना हुआ है, यानी कि उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली खाद है। प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़, यानी कि ये आपकी किस में बनाई जाती है, फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती है, ये आपकी मैदानों में बनाई जाती है, जैसे आपका गोबर वगैरह हो गया। डज़ नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस यानी कि आपका एक तरीके से जो मिट्टी में वाटर एब्जॉर्वेशन कैपेसिटी है, यानी कि मिट्टी को में पानी को सोखने की क्षमता है, उसको आप क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। यानी कि ये फर्टिलाइज़र क्या करेगा, कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करेगा मिट्टी को। और ये लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कि ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी जब हम क्या करेंगे, मैन्योर डालेंगे, यानी कि पानी को सोखने की क्षमता। वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक NPK,
ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, यानी कि इसके अंदर क्या पाई जाएगी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। बट मैन्योर के अंदर क्या पाई जाएंगी, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए नेचुरल तरीक़ों में आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का प्रयोग नहीं पाया जाए। इसके बाद आ जाते हैं आपके एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, यानी कि आपके अब जो हम खाद यूज़ कर रहे हैं उसका आपका क्या क्या यूज़ हैं या फिर किसका के लिए आपके लाभदायक है। इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि ये क्या करता है, पानी को सोखे रखने की क्षमता को बढ़ाता है। किसकी, मिट्टी की। मेक सॉइल पोरस, यानी कि मिट्टी को क्या करता है, उसको हवा युक्त बनाता है, यानी कि हवा देने योग्य बनाता है। इंक्रीज फ्रेंडली माइक्रोब्स, यानी कि ये क्या करता है, जो आपके फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि जो आपके जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको सहायक होता है। इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता में या फिर मिट्टी के रंग में भी सुधार लाता है। फोर्थ प्रोसेस आ जाता है आपका इरिगेशन, यानी कि आपका क्या कह रहे हैं, आप मिट्टी को, अब जो आपने फसल बोई है उसमें क्या करना, पानी देने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफाइंड इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि पौधों में या फिर फसलों में पानी की आपूर्ति करना। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, यानी कि पौधों को पानी देना एक निश्चित अंतराल पर या फिर टाइम टू टाइम, इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि उसको क्या कहते हैं, सिंचाई। सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि अब सिंचाई करने के स्रोत क्या क्या हैं, वेल्स है, यानी कि आपके कुएँ हैं, ट्यूबवेल हैं, या फिर झीलें हैं, तालाब हैं। डैम्स, यानी कि आपके बांध है या कैनल्स हैं आपके, जहाँ से आप पानी की आपूर्ति करते हैं या पानी देते हैं। ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि पारंपरिक तरीके जो पहले के ज़माने में हम यूज़ करते थे। मोट, यानी कि पुली सिस्टम, यानी कि जिसमें आप एक बाल्टी वगैरह से आप ऊपर की तरफ खींच लेते थे। चेन पंप, यानी कि चेन पम्प्स का हम यूज़ करते थे, आपने हैंड पम्प्स वगैरह देखे होंगे। ढेकली, जो कि राजस्थान में यूज़ करते हैं। रहट, लीवर सिस्टम, ये आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, मॉडर्न मेथड, यानी कि जो हमारे आज वाले तरीके जो हम आज यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि स्प्रिंकलर करना, एक तरीके से स्प्रिंकलर करना यानी कि छिड़कना। ये ऐसा मेथड है जिसमें ऐसे लगेगा जैसे कि हमें बारिश में जैसे पानी छिड़कते हैं वैसे लगेगा। यूज्ड इन प्लेसेस वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, वहाँ पर ऐसे स्थानों पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर पानी की कम उपलब्धता पाई जाती है आपकी। इसमें क्या होता है, रोटेटिंग पंप, यानी कि पंप लगा होता है, फिर जो पाइप के सहारे लगा होता है, प्लस में आपकी एक रोटेटिंग नोज़ल, यानी कि एक मोटर के टाइप से आपकी लगाई जाती है जो घूमती है और हमारा पानी फसलों तक पहुंच जाता है, या पानी फसलों पर जैसे छिड़काव होता है बारिश में ऐसे ही छिड़काव हो जाता है। यूज़फुल स्प्रिंकल वाटर ऑन क्रॉप एज इट इज़ रेनिंग, यानी कि पानी को ऐसे छिड़कता है फसलों के ऊपर जैसे कि बारिश हो रही हो। यूज़फुल फॉर लोन्स एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, यानी कि जो हम लोन में खेती करते हैं या फिर कॉफ़ी की फसल जो होती है हमारी उसमें से लाभदायक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम मेथड। यूज़फुल फॉर सैंडी सॉइल, यानी कि जो रेतीली मिट्टी है उसके लिए हमारा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट सिस्टम आ जाता है आपका ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम यानी कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, ड्रिप यानी कि वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कर रहे हैं, फसल को दे रहे हैं। द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, यानी कि जो पानी है इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी कि बूंदों के रूप में दिया जाएगा किसके किनारे, रूट्स के किनारे यानी कि जड़ों के किनारे। बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी कि एक सबसे अच्छा तरीका है पौधों को पानी देने का, यानी कि जो हमारे जो क्या कहते हैं हम जा रहे जैसे मैंगो वाले हैं या फिर एप्पल वाले पौधे हैं, यानी कि जिन पे फ्रूट्स लगते हैं, या प्लांट्स को, पौधों को, या फिर ट्रीज़ यानी कि पेड़ों को। पूरा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि ऐसे जगहों पर ये यूज़ किया जाता है मेथड जहाँ पर हमारी पानी की कम उपलब्धता पाई जाती है। नेक्स्ट आपका प्रोसेस आ जाता है वेड्स, यानी कि वेड्स आपकी खरपतवार। वेड्स आर अनडिज़ायरेबल प्लांट डेट आर ग्रोन अलोंग विद द क्रॉप, यानी कि ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट है यानी कि अवांछनीय पौधे हैं जो कि फसल जब हम बोते हैं तो उसके साथ उग जाते हैं, उसको आप क्या कह रहे हैं, वेड्स। द रिमूवल ऑफ वेड्स इज़ कॉल्ड वेडिंग, यानी कि जो हमारी काटने की प्रक्रिया है इन वेड्स को, उनको आप क्या कहते हैं, वेडिंग। वेड्स आर कंट्रोल बाय सर्टेन केमिकल कॉल्ड वेडिसाइड लाइक 2,4-D,
यानी कि हम वेड्स जो खरपतवार उग चुकी है, अब जैसे आपने फसल के साथ देखा होगा कई बार, जैसे अब ये कीकर वगैरह के पौधे हैं, आप इन्हें बोते नहीं हैं फिर भी उग जाते हैं। यानी कि जब हम फसल बोते हैं ऐसे ही हमारे कुछ जो आपके पौधे हैं वो उग जाते हैं उसके साइड में, उसको ही आप क्या कहते हैं, वेड्स। अब इनको रोकने के तरीके हैं ये आपके, ठीक है। वेडिसाइड है, आप इसमें केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, केमिकल डाल देते हैं और वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या उगना बंद हो जाते हैं। वेड्स कैन बी डन बाय खुरपी, यानी कि हम क्या करते हैं, खुरपी होती है आपकी एक औजार है जिनकी मदद से आप वेड्स को काट सकते हैं। टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वेड्स, यानी कि मिट्टी को क्या करना, टीलिंग करना। टीलिंग और प्लफिंग अभी हमने पढ़ा था, यानी कि मिट्टी में क्या कर रहे हैं हम, मिट्टी को ढीला करना या फिर उसमें जो भी है आपका मिट्टी को समतल बनाना। हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वेड, यानी कि उनको खरपतवार को उखाड़ने में और उनको मार गिराने में आपकी सहायता करता है। नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है आपका हार्वेस्टिंग, यानी कि अब जो फसल पक के तैयार हो चुकी है उसको काटने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर दे आर मैच्योर्ड, यानी कि फसल को काटने की प्रक्रिया जब वो एक पक के तैयार हो चुकी है उसको आप क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। डन मैनुअली बाय सिकल, यानी कि सिकल एक आपका खुरपी जैसा औजार होता है या हथौड़े जैसा, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि फसलों को काटते हैं। डन बाय हार्वेस्टिंग मशीन, यानी कि आजकल फसल काटने वाली मशीन भी आती है जिसका प्रयोग आप क्या करते हैं, फसलों को काटने के लिए करते हैं। थ्रेशिंग, यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ, यानी कि अब जैसे आपने वो देखा होगा, गेहूं देखा होगा उसको, यानी कि अब उसमें जो कूड़ा करकट होता है उससे अलग करने की प्रक्रिया, चाफ यानी कि भूसा, क्या कहलाती है आपकी, थ्रेशिंग। विनोविंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर पार्टिकल थ्रू एयर। अब आपने जैसे देखा होगा जब हम गेहूं को साफ़ करते हैं तो हम पंखा लगा लेते हैं और पंखे से क्या करते हैं, जो उसमें कूड़ा करकट होता है वो आपका क्या हो जाता है, साइड में गिर जाता है। और जो आपका आपने देखा होगा यानी कि हैवियर पार्टिकल है वो तो, यानी कि गेहूं के जो पार्टिकल है वो एक साइड में आ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल हवा के ज़रिए उड़ के क्या कर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसके बाद आपकी आ जाती है, ये जब करते हैं हम, जब हमारा यानी कि अब जैसे फसलों में कैसे यूज़ करेंगे, अब फसलों में हम जहाँ पे छोटे खेत होते हैं जिन किसानों के, उनमें हम विनोविंग यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ बड़े पैमाने पर आप क्या करते हैं, थ्रेशिंग मशीन होती है जिसका आप थ्रेशर भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। लास्ट स्टेप आता है हमारा स्टोरेज, यानी कि अब हमारी फसल जो पक के तैयार हो चुकी है, पानी दे दिया हमने, मिट्टी को चेक कर लिया, बीज डाल दिए, सारी प्रक्रिया होने के बाद अब जब हमारी वो क्या हो चुकी है, फसल हो चुकी है, हमने काट भी लिया, तो उसको स्टोर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टोरेज। प्रायर टू स्टोरेज ड्राइड प्रॉपर्ली, यानी कि हमें फसल को स्टोर करने से पहले उसको क्या करते हैं, यानी कि गेहूं की फसल को क्या करते हैं, गेहूं के दानों को अच्छे से सुखाते हैं, तब उसको क्या करते हैं, अदरवाइज़ उसमें नमी रह जाती है तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ड्राइड नीम लीव आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन, यानी कि सूखी नीम की पत्तियाँ डाली जाती हैं आपके अनाज के अंदर ताकि वो ख़राब ना हो। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स एंड मेटेलिक बिन्स, यानी कि बड़े बड़े जो जूट के बैग्स है यानी कि जूट के थैले हैं या मेटेलिक बिन्स हैं, उनके अंदर अनाज को स्टोर किया जाता है। इट नीड्स क्लिनिकल ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें केमिकल्स वगैरह का भी आपका प्रयोग किया जाता है, क्या करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ डन इन सीलोज एंड ग्रेनरीज। आपने जैसे आपने यहाँ पे अनाज मंडी देखी होगी, उसमें क्या करते हैं हम, सीलोज यानी कि बड़े पैमाने पर, और ग्रेनरीज यानी कि जो अनाज है उसको जब बड़े पैमाने पर स्टोर किया जाता है उसको आप कहाँ करते हैं, सीलोज के अंदर बड़े बड़े लार्ज टैंक होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स रियर्ड एट लोन और फार्मर हैव प्रोवाइडेड विद फूड केयर एंड शेल्टर, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री एक तरीके से क्या होता है, हम जानवरों को पालते हैं कहाँ पर, फार्म के अंदर या लोन के अंदर, और उन्हें उचित खाना देते हैं, उन्हें शेल्टर देते हैं यानी रहने की जगह देते हैं, और उनको प्यार से रखते हैं और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। क्या करने के लिए, उनसे कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट, जैसे हम गाय को पालते हैं या बफेलो को पालते हैं, क्या करने के लिए, दूध की आपूर्ति को अपनी पूरा करने के लिए। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो हमारी चैप्टर 2 की वीडियो नेक्स्ट उसमें आ जाएगी, और आपके टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।